हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस भीषण गर्मी में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं आपका बायो एजुकेटर सूरज सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 11th की बायोलॉजी पढ़ेंगे और 11th की बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट है सजीव जगत की विविधता, जिसका चैप्टर नंबर 2 है जीवों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं जैविक वर्गीकरण। समझ में आया? इसी चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। शुरू करें? तैयार हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, सबसे पहले मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये वर्गीकरण क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी जीव जातियां हैं जिनको आसानी से पढ़ पाना संभव नहीं है, समझ पाना संभव नहीं है, तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें, वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को परिभाषित करना चाहें, बच्चों हम बोल रहे हैं, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आप लोग धीरे से, आराम से, प्रेम से समझिए, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। और कॉपी और कलम लेके बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। जीवों को उनकी संरचना, पोषण, आवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना या कहें रखना वर्गीकरण कहलाता है। क्या बोले भैया? कि जीवधारियों को, समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवधारियों को उनके आकार की लक्षणों के आधार पर, संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर, आवास के स्थान आधार पर, पोषण के आधार पर उनको विभिन्न समूहों में रखना या व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। इंग्लिश के अंदर इसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। आखिर ये वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरी हुआ वर्गीकरण? तो बच्चों, आप सब कभी ना कभी तो मेडिकल स्टोर गए होंगे ना। डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई पर्ची को जब मेडिकल स्टोर वाले को पकड़ाते हैं तो वो कुछ ही मिनट में आपको आपकी वो लिखी हुई दवा, मतलब जो पर्ची में लिखी हुई दवा होती है, वो आपको प्रोवाइड करा देता है। आप सोच पा रहे हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेडिकल वालों ने अपने, वो मेडिकल स्टोर वाला जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसने अपने मेडिकल स्टोर में वर्गीकरण कर रखा है। जो वहां के लोकल डॉक्टर्स होंगे, जो मेनली जो दवा लिखते हैं, उसको एक रैक में रखा होगा, सिरप को एक कैटेगरी में रखा होगा, बैंडेज है, पट्टियां हैं, और तमाम सारे ये जो फर्स्ट एड्स के सामान है उसको एक जगह रखा है, पेन किलर्स को एक जगह रखा है। तो कुल मिला के दवाइयों का कैटेगराइजेशन, जो मेडिसिन का कैटेगराइजेशन है, वो कर रखा है। और जब आप पर्ची देते हैं तो फटाक से आपको वो दवा दे देता है। दूसरा एग्जाम्पल हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अपने किचन में हमारी आपकी जो मम्मी होती हैं, अब वो जो है वर्गीकरण करे रखे। जैसे मसाले में सभी मसाले अलग, हींग है अलग, जीरा है अलग, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सब कुछ अलग। जो मसालेदानी जो होती है उसमें उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है, सब अलग अलग चीजों को कर रखा है। और जब भी सब्जी में कोई मसाला डालना होता है, जिस प्रकार की सब्जी उनको बनानी होती है, तो वो मसाले को जो है आराम से उसमें डाल देती हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन जो है करना बहुत आवश्यक होता है। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के जो है क्लासिफिकेशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, अध्ययन में आसानी, अध्ययन में सुविधा। अध्ययन में सुविधा होती है बच्चों, पहचानने में सहायक, पहचान में सहायक, वर्गीकरण से पहचानने में भी सरलता होती है। जैसे हमारे आपके स्कूल्स में क्या होता है कि बायो वाले बच्चे अलग बैठते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे अलग बैठते हैं, आर्ट विभाग अलग होता है, कॉमर्स विभाग अलग होता है।
तो जिससे वो चिन्हित हो जाता है कि ये कॉमर्स के बच्चे हैं, ये आर्ट्स के बच्चे हैं, ये साइंस के बच्चे हैं। और साइंस के बच्चों में दो डिविजन्स बटे होते हैं, एक मैथमेटिक्स होता है और एक बायो वाले होते हैं, आप सब होते हैं। तो कुल मिला के ये जो है आइडेंटिटी जो बन पाती है, ये इसी कारण बन पाती है कि हम उसको क्लासिफाई करे रहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आराम से समझिएगा। अब तीसरा जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो जीवधारियों के समानताओं एवं विषमताओं पर आधारित होता है। विषमताओं पर आधारित होता है। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जो है समानता, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर आधारित होता है। इसी के आधार पर हम जो है वर्गीकरण करते हैं। अब बच्चों, ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को केवल आवश्यकता के आधार पर किया गया था। हम यहां लिख सकते हैं कि इस तरह का जो वर्गीकरण था वो आवश्यकता हेतु था। आवश्यकता हेतु था। समझ पा रहे हैं? लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अरस्तु महोदय ने वर्गीकरण किया था। समझ रहे हैं? अरस्तु का वर्गीकरण बाह्य आकार की पर आधारित, मतलब बाह्य लक्षणों को देखकर पादप जैसा दिख रहा है तो पादप में रख दिया, जंतु जैसा दिख रहा है तो जंतु में रख दिया। समझ पा रहे हैं? पादप और जंतु सबसे पहले जो वैज्ञानिकता के आधार पर जो सबसे पहला वर्गीकरण था बच्चों, वो था अरस्तु साहब का वर्गीकरण। और वो जो है बाह्य आकार की पर आधारित था। समझ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन पर आधारित था। उन्होंने जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किया, पादप और जंतु। पादपों की 3 श्रेणियां बनाई, शौक, छुप और वृक्ष, जिसको आप सामान्यतया झाड़ी भी कहते हैं छुप को, और शाक आप जानते हैं, वृक्ष आप जानते हैं। अगर इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो 1 मीटर से, क्या कहा स्टूडेंट, 1 मीटर से जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम शाक कह लेते हैं ना, शाक कह लेते हैं। दूसरा जो है, जो सर्ब्स होता है जिसको छुप बोलते हैं, ये 20 फीट से छोटे होते हैं। 20 फीट से छोटों को हम कहां रखते हैं? सर्ब्स में रखते हैं। और जो 20 फीट से लंबे होते हैं, या कह लीजिए 20 फीट से बड़े होते हैं, उनको हम वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम ट्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और जंतुओं को उन्होंने 2 कैटेगरी दी, लाल रक्त युक्त ना, लाल रक्त विहीन, मतलब जिसमें लाल रक्त की उपस्थिति थी, रेड ब्लड की उपस्थिति थी, और जिनमें रेड ब्लड जो है प्रेजेंस नहीं था। इसको और हम बाद में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? और ये वर्गीकरण बच्चों 2000 वर्ष पहले था, बहुत पहले का वर्गीकरण है। ये जो अरस्तु महोदय ने किया था, ये जो है तब ज्यादातर वैज्ञानिकों को इसके संदर्भ में ज्ञान नहीं था, तो अरस्तु साहब ने इसकी शुरुआत करी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जन्मदाता थे, और इन्होंने 2000 पहले इसका वर्गीकरण किया था। और अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ये वर्गीकरण जो है आवश्यकता पर आधारित थे। ठीक है? तो पादप और जंतु, अब इसमें समस्या थी कि जो पादप जैसे दिख रहे थे
पादप में रख दिया, जंतु जैसे दिख रहे थे जंतु में रख दिया। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ ऐसे जीवधारी थे जो ना तो जंतु थे और ना तो पादप थे, तो उनको कहां रखा जाए, फिर समस्या उत्पन्न हो गई। तब उसके लिए आई दो जगत प्रणाली। दो जगत प्रणाली इन्होंने पादप और जंतु में व्यवस्थित किया, दो जगत प्रणाली, और कुछ जो है नियम और कंडीशंस के साथ इन्होंने दो जगत प्रणाली रखी। और दो जगत प्रणाली में इन्होंने व्यवस्थित किया पादप और जंतु, जो कि किसने किया, कैरोलस लीनियस साहब ने किया। अब वो बाह्य लक्षणों पर आधारित था, उन्होंने भी जंतु और पादप में बांटा था, इन्होंने भी बांटा, लेकिन जो है कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तों के आधार पर। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि समस्या थी कि इन्होंने बांट तो दिया, लेकिन समस्या ये थी कि कुछ जो है ना तो पादप थे ना तो जंतु थे, तो उनको कहां रखा जाए। तो फिर ये वर्गीकरण आगे बढ़ा और तीन जगत वर्गीकरण आया, जिसका प्रतिपादन जो है अर्नस्ट हेकल महोदय ने किया। उन्होंने क्या करा, पादप जंतु तो वैसे रख दिया, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, एक नए जगत की स्थापना कर दी, प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबको रख दिया। समझ रहे हैं। लेकिन फिर जब वर्गीकरण आगे बढ़ा तो समस्या आई कि इसमें किसमें प्रोटिस्टा को में किसको रखा जाता है, जबकि प्रोटिस्टा में जो एक कोष की यूकैरियोट्स हैं उसमें रखना चाहिए। तो इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबको एक में रख दिया। फिर समस्या आई, फिर आगे बढ़ा वर्गीकरण, चार जगत प्रणाली आई, जिसके प्रतिपादक जो है हर्बर्ट एफ कॉफलैंड हैं स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या करा, पादप जंतु को तो इन्होंने नहीं टच किया, इन्होंने दो नए जगत की स्थापना कर दी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब इसमें क्या कर दिया, इन्होंने एक कोष की यूकैरियोट को रख दिया और जो है मोनेरा में क्या रख दिया, प्रोकैरियोट्स को रख दिया। समझ रहे हैं। अब फिर प्रतिपादन जो है आगे बढ़ा, क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा, तो ये पहुंच चुका है अब पांच जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली में जो है कवकों को भी स्थान दे दिया। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मोनेरा को उन्होंने ऐसे रखा और पादप तथा जंतुओं को उन्होंने ऐसे रखा। जो प्रोटोस्टिस्टा था उसको उन्होंने दो कैटेगरीज दे दी, प्रोटिस्टा और कवक। समझ रहे हैं। तो पांच जगत प्रणाली जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब द्वारा दी गई थी, ये सबसे मान्य प्रणाली है बच्चों, सबसे मान्य प्रणाली है। और हम अब इसी पांच जगत प्रणाली पर फोकस करेंगे, नीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बच्चों अपने क्लास 11 की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट ही है, नीट की दृष्टि से ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चैप्टर की समाप्ति पर हम आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। बस आप लोग जो है पढ़ते रहिए। अब ये आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई प्रणाली थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इसको हम पांच जगत प्रणाली कहते हैं, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर बच्चों। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे वैज्ञानिकों ने आखिर जो है कौन से आधार बना करके और किसको किस में रखा था। मेनली हम ये जानेंगे कि जीव थे, कुछ कौन कौन से वे जीव थे जिनको पादपों के साथ रखा गया था। समझ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जीव थे जिनको पादपों के साथ रखा गया था, जबकि उस समय उनको पादपों के साथ रखना न्यायोचित नहीं था, लेकिन रखा गया था। अब देखिए, सबसे पहले जीवाणु और नीलहरित शैवाल को भी पादप कह दिया गया था ना। जीवाणु और नीलहरित शैवाल को भी पादप कह दिया गया था, जबकि आप जानते हैं कि इनको कहां रखा गया है प्रेजेंट टाइम में, मोनेरा जगत में रखा गया है।
कवक जो है अब एक अलग जगत हो चुका है, किंगडम फंगी जो है एक अलग किंगडम है। मॉस, आप जानते हैं बच्चों कि मास एक क्या है, ब्रायोफाइट है। ये क्या है, टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है। और आवृत बीजी, हालांकि ये तो मान लीजिए पादप है, ये हैं मास, फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये पादप हैं। तो कुल मिला के इन सारे जीवों को भी पादपों के साथ रख दिया गया था। समझ रहे हैं, ये गलती पूर्व में वैज्ञानिकों के द्वारा हो गई थी कि जीवाणु को भी, जबकि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है, अब कोशिका भित्ति के आधार पर रख दिया, जबकि और भी तो कंडीशंस होती होंगी इसके अंदर। अब कोशिका भित्ति के आधार पर केवल वर्गीकरण कर देना ये कतई सही नहीं था। कुल मिला के जो है ये सारी चीजें थी। अब जो है आपको हम बताएंगे कि आखिर इनके वर्गीकरण का आधार क्या था। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने इन सब जीवों को जो है इनके साथ रख दिया। जैसे आप जानते हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी, इसलिए उन्होंने इसके साथ रख दिया। समझ पा रहे हैं। अब जो है दूसरा, प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट को जो है एक साथ रख दिए, जिसमें बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी को भी सम्मिलित कर दिए। मतलब प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का ध्यान नहीं रखा गया। उसके बाद कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टीसेलुलर है, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया, जबकि ध्यान रखना चाहिए था। उसके बाद विषम पोषी कवक को जो है स्वपोषी हरे पादपों के साथ रख दिया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि उन सब वैज्ञानिकों ने स्वपोषी तथा विषमपोषी, स्वपोषी तथा विषमपोषी का भी ख्याल नहीं रखा। एक कोष की तथा बहुकोष की जीवों का ख्याल नहीं रखा। उसके बाद जो है वर्गीकरण कर दिया, तो तमाम सारी समस्याएं आई। आप समझिए इसी कारण से ये वर्गीकरण जो बढ़ता गया, 2 जगत प्रणाली, फिर 3 जगत प्रणाली, फिर 4 जगत प्रणाली, फिर 5 जगत प्रणाली, फिर अब जो है एक और जगत प्रणाली है जिसको हम 6 जगत प्रणाली कहते हैं। 6 जगत प्रणाली कहते हैं। वो जो है कार्ल ऊज के द्वारा आई थी। किसके द्वारा? कार्ल ऊज के द्वारा 6 जगत प्रणाली आई थी, जिसमें जो है उन्होंने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया था। मोनेरा को जो है 6 जगत प्रणाली, 6 जगत प्रणाली, इसको हम लिखे नहीं है बच्चों, इसको किसने दिया था? कार्ल ऊज साहब ने दिया था। कार्ल ऊज ने दिया था इसको। इन्होंने जो है यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्कियो बैक्टीरिया में मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया था, यू बैक्टीरिया एवं आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एवं आर्कियो बैक्टीरिया। और एक गलती करी थी, जो क्लेमाइडोमोनास हैं, क्लेमाइडोमोनास, इसको भी जो है एल्गी के साथ, हालांकि ये भी एल्गी है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक कोश की एल्गी है। तो मतलब अभी जो हमने पूर्व में बतलाया कि एक कोश की बहुकोशिकी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। तो कुल मिला के ये सारे वर्गीकरण थे। 6 जगत तक वर्गीकरण हो पाया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन वर्गीकरणों में जो पूर्व के वर्गीकरण थे, जो पूर्व का वर्गीकरण था, ये पुराने वर्गीकरण जिसमें जीवाणु, नीलहरी, शैवाल, कवक को जो है पादपों के संग रख दिया गया था, तो इसकी क्या कमियां थी, पूर्व के वर्गीकरण में क्या कमियां थी? तो आप बताएंगे कि नंबर फर्स्ट, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। दूसरा, एक कोश की और बहुकोशिकी का ध्यान नहीं रखा गया ना, ये सब जो है कमियां थी। और अब वर्गीकरण जो है 6 जगत, 6 किंगडम कॉन्सेप्ट तक पहुंच गया है। लेकिन हमने आपको बतलाया कि 5 जगत प्रणाली जो कि कार्ल ऊज द्वारा दी गई थी, कार्ल ऊज द्वारा
छह जगत प्रणाली जो है कार्ल वुड द्वारा दी गई थी, और 5 जगत प्रणाली जो कि R.H. व्हिटेकर साहब ने दिया था। हम उसी वर्गीकरण को फोकस करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बतलाएंगे कि 5 जगत प्रणाली जिसको व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दी थी उसकी क्या विशेषताएं हैं और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस जो है नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सब पर हम फोकस करेंगे। तो आप बच्चों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और मस्ती के साथ बायोलॉजी की पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर जुड़ने के लिए सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।